हमारा अगला कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट है जो कि बात करता है अबाउट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनविट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट करता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया कोई भी। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी जहां आप कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहले समझिए कि ये ट्रस्ट होती क्या है, ठीक है। सपोज कीजिए आपने सबसे पहले बनाया REIT। कंसिडर REIT टू बी लाइक अ म्यूचुअल फंड। आप एक म्यूचुअल फंड के जैसे सोचिए, यानी इनके अपने यूनिट्स रहेंगे। ये क्या करेंगे, ये अपने यूनिट्स मार्केट में सेल करेंगे। ये यूनिट्स जनरल पब्लिक परचेज करेगी। जनरल पब्लिक, आप, मैं, हम सब इसके यूनिट खरीद सकते हैं। अब REIT के पास आ जाएगा पैसा। अब ये क्या करेगी, अब ये ढूंढेगी कई सारे बिल्डर्स को। अब बिल्डर्स क्या करते हैं, हम बड़े बिल्डर्स की बात करेंगे, बाद में हम छोटे छोटे बिल्डर्स के ऊपर भी आएंगे। पहले बड़े बिल्डर्स का कंसेप्ट समझिए, फिर छोटे छोटे बिल्डर्स की बात करेंगे। बड़े बिल्डर्स क्या करते हैं, बड़े बिल्डर्स अपनी कंपनी में, जैसे मैंने आपको पहले भी एक कंसेप्ट बताया था, पहले एक सेपरेट कंपनी बनाएंगे जिसके सारे के सारे शेयर्स ये लोग खुद रखेंगे, ठीक है। हम इनको बोलेंगे SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये स्पेसिफाइड कंपनीज के अंदर में आएगी, स्पेसिफाइड कंपनीज के डेफिनेशन में आएगी। हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। लीगल नॉर्म्स अभी मत समझिए, ये समझिए कंपनी है, बड़ी कंपनी है, आदित्य ग्रुप है, बिरला ग्रुप है। ऐसे में अगर हम रियल एस्टेट में बात करें तो DLF वगैरह हैं, हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी खुद की एक सेपरेट कंपनी बनाई। वो सेपरेट कंपनी स्पेशल पर्पस व्हीकल, वो सेपरेट कंपनी में एक जो भी बनाया उसके अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सोसाइटी बना रहे होंगे, ये लोग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे, ठीक है, या फिर ये लोग बना रहे होंगे मॉल। समझ गए, बड़े बड़ी सोसाइटीज बन रही है, बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। अब होता क्या है आप समझिए, ये जो कंपनीज है गड़बड़ करती है अपने फाइनेंशियल एनालिसिस में। कहां गड़बड़ करती है, फाइनेंशियल एनालिसिस। क्या मतलब है फाइनेंशियल एनालिसिस का, ओवर में लोन ले लेती है, इक्विटी कम रखती है, तो लोन के कारण इंटरेस्ट का भार बहुत ज्यादा आ जाता है। समझ रहा है, होता क्या है, आपने बहुत ज्यादा लोन लेके एक सोसाइटी बनाई, आपको लगता है इस सोसाइटी में डिमांड बहुत ज्यादा, अच्छा खासा प्राइस चार्ज किया जा सकता है। जब तक आपकी सोसाइटी रेडी हुई, प्राइस तो बहुत ज्यादा है, बात सही है, पर उस प्राइस के ऊपर सेल इतना आसान नहीं है। आप सेल नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो पेइंग कैपेसिटी के लोग उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है, हो सकता है। अब क्या होगा, सेल डिले होगा, डिले होने के कारण इंटरेस्ट तो चलता रहेगा, इंटरेस्ट की मार पड़ती रहेगी। ऐसे में इन कंपनीज की हालत खराब होनी शुरू होती है। ये जो इन्होंने सेपरेट कंपनी बनाई, इसमें इनकी हालत खराब होना शुरू होती है। अब इन्हें चाहिए कि कोई इनसे ये पूरी सोसाइटी ले ले, क्योंकि इनके फंड्स ब्लॉक पड़े हैं, इनका ये पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ले ले, जो भी ले ले, ये पूरा का पूरा ये लोग सेल करना चाहते हैं। क्लियर है। अब ये भी हो सकता है कि इस सेपरेट कंपनी के नाम पे इन लोगों ने लेके रखा है लोन, ये भी रहता है, सब कुछ ही रहेगा ना इसके अंदर में, ठीक है। पहले मैं आपको बड़े बिल्डर्स की कहानी बता रहा हूं अभी। अब होगा क्या, इनको चाहिए कोई ऐसा बंदा जो इनकी ये पूरा का पूरा सेपरेट कंपोनेंट परचेज कर ले। यहां पिक्चर में कौन आता है, यहां पिक्चर में आता है REIT। REIT ऐसी कंपनीज के पास जाता है। मैं ये सेपरेट कंपनी की बात नहीं कर रहा, कंपनीज के पास जाता है, और इन कंपनीज के पास जाके इनको क्या बोलता है, भैया तुम्हारा स्टेक इस सेपरेट कंपनी में जितना भी है, इस SPV में तुम्हारा जितना भी स्टेक है, ये हमको बेच दो, ये हमको बेच दो। ये लोग ऐसी कंपनीज में, ये लोग ऐसी कंपनीज में 51% और मोर स्टेक परचेज कर लेंगे, ठीक है। कुछ केसेस में ये लोग 100% स्टेक परचेज कर लेंगे, समझे। कुछ केसेस में 51% और मोर स्टेक परचेज करेंगे, और कुछ केसेस में 100% स्टेक परचेज करेंगे। अब जब ये इनको इनसे ये स्टेक खरीदेगा, बदले में REIT इन कंपनीज को पैसे नहीं देगा, वो अपने यूनिट्स इशू कर देगा। आप समझ रहे हो, क्या किया, इस कंपनी से इस SPV के शेयर्स ले लिया, SPV के शेयर्स ले लिया, और बदले में क्या दिया, अपने यूनिट्स दे दिया। क्लियर है यहां तक के, यानी यूनिट जो वो जनरल पब्लिक को दे रहा है, वही यूनिट्स वो इन कंपनी को भी दे देगा, वही यूनिट्स इन कंपनी को भी दे देगा, और इस SPV के 51% से ज्यादा स्टेक खरीद लेगा, कुछ केसेस में 100% स्टेक खरीद लेगा। यानी जहां 100% स्टेक मिल रहा है, वहां तो पहले ही 100% स्टेक खरीद लो।
जहां 100% स्टेक नहीं मिला उसके दो रीजंस होते हैं। एक, जनरल पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूटेड है बाकी का स्टेक, तो आपने 51% के ऊपर ले लिया, विच मीन्स कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ले लिया। और ऐसा हो सकता है कि ऑलमोस्ट कुछ स्टेक सरकार के पास ही पड़ा है, 20 to 30% स्टेक सरकार के पास पड़ा है। अब ऐसे में हम क्या करें? तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर कुछ स्टेक सरकार के पास पड़ा है तो आप बचा हुआ पूरा स्टेक खरीद ले रहे हो। दिस ऑल्सो मीन्स परचेसिंग द कंप्लीट स्टेक। तो ये 1, ये 2, मैंने यहाँ पे एक 3 भी लिख देना चाहिए। कुछ स्टेक हम खरीद रहे हैं, कुछ सरकार के पास है, विच इज एज गुड एज 100% स्टेक। मैं इन दोनों को अलग अलग क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आगे टैक्स ट्रीटमेंट दोनों का अलग अलग रहेगा, इसीलिए मैं आपको ये दो अलग अलग केसेस बता रहा हूँ, बाकी और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर आरईआईटी का ये हुआ कि आरईआईटी ने अपने यूनिट्स इशू किए, उस कंपनी के शेयर्स ले लिए, और अब इस सेपरेट कंपनी जिसके अंदर ये सोसाइटी है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, मॉल है, इसमें वो क्या करेगी? वो सोसाइटी के फ्लैट्स बेचेगी, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के रेंट में लगाएगी, मॉल को रेंट पे लगाएगी, और ये सारी की सारी इनकम किसको आएगी? ये सारी की सारी इनकम आएगी उस सेपरेट कंपनी को, उस एसपीवी को। क्लियर है यहां तक? ये पूरी इनकम किसको आएगी? एसपीवी को आएगी। समझ में आया? अब क्या होगा? अब होगा ये कि ये एसपीवी देगा इस आरईआईटी को डिविडेंड। क्लियर है? डिविडेंड। तो ऐसे इस सेपरेट कंपनी से आने वाला पूरा का पूरा पैसा आरईआईटी के पास आ जाएगा। ऐसे इसका पूरा का पूरा पैसा आरईआईटी के पास आ जाएगा। ये बात अच्छे से समझ लो। ये एक स्ट्रक्चर हो गया इनका। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर, ये जो लोन लेते हैं बिल्डर्स को, जो आज की डेट में लोन मिलता है वो बहुत ही हायर रेट पे मिलता है, बहुत ही हायर रेट पे। गवर्नमेंट ने क्या किया? अगर आपने एसएफएम पढ़ा होगा तो एसएफएम के अंदर आपने देखा होगा, फॉरेन वगैरह के अंदर में प्रैक्टिकली जब देखा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी लेस। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो 2 से 2.5% के अंदर में आप लोगों को लोन मिल जाता है। गवर्नमेंट ने फेमा रेगुलेशंस वगैरह फिलहाल साइड में रखी, इन आरईआईटी को फॉरेन से लोन लेना परमिट किया है। उसके फॉर्मेलिटीज, रेगुलेशंस वगैरह सब अलग से पढ़िए। ये लोग क्या करते हैं? अब ये लोग फॉरेन से लोन लेते हैं कितने पे? 2 से 3% पे। अब ये लोग क्या करेंगे? अब अगला स्ट्रक्चर बनने जा रहा है। ये लोग ये वाले लोन को करवाएंगे रीपे और खुद लोन दे देंगे। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग लोन देंगे टू एसपीवी, और ये वाला लोन जो कि फ्रॉम बैंक था, ये हो जाएगा रीपे। अब होगा क्या? आरईआईटी को लोन बहुत कम रेट पे मिला है, या फिर अगर उनको लोन नहीं भी मिला होगा तो ये यूनिट्स वगैरह से आया हुआ पैसा है उनके पास। उसके ऊपर ये लोग जो इंटरेस्ट कमाएंगे फ्रॉम दिस सेपरेट कंपनी, ये बहुत ही नॉमिनल रेट पे रहेगा, बहुत ज्यादा रेट नहीं रहने वाला है, क्लियर है यहां तक के? चलिए, ये एक स्ट्रक्चर हुआ। अगला स्ट्रक्चर, स्मॉल बिल्डर्स। जो छोटे मोटे बिल्डर्स होते हैं ना, उनकी जो सोसाइटीज, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि आपने एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया, एक अच्छा एकदम प्राइम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है आपका, उसके अंदर रेंट वेंट अच्छा आता है। अब आपको पैसों की जरूरत है, अगला कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप ये वाला स्कीम विथ रेंटल पूरा किसी को सेल करोगे। स्मॉल बिल्डर्स को हम पे करेंगे, हम उनसे बाय कर लेंगे उनके ये कॉम्प्लेक्स। हम यानी कौन? आरईआईटी उनसे बाय कर लेगा उनके ये कॉम्प्लेक्स। अब होगा क्या? इस कॉम्प्लेक्स से आरईआईटी को डायरेक्ट रेंटल इनकम आएगा, कुछ बेचा तो डायरेक्ट कैप गेन आएगा। क्लियर है यहां तक के? समझ में आया? तो ये समझो कि आरईआईटी करता क्या है। आरईआईटी जनरल पब्लिक से पैसा लेता है, उनको यूनिट्स देता है। ठीक है, इन्वेट भी यही करता है। मैंने यहां पे आरईआईटी लिखा, मैंने यहां इन्वेट भी लिख देना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं? पहला स्ट्रक्चर, बिग कंपनीज इनको अपने यूनिट्स देते हैं, इनसे शेयर्स ले लेते हैं ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये जो बिग कंपनीज है इनके क्या है? स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। उसके अलावा ये इन स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को देते हैं लोन, जिसके बदले में ये स्पेशल पर्पस व्हीकल आरईआईटी को क्या देता है? इंटरेस्ट देता है, डिविडेंड देता है। समझ गए? 2 तरह की चीजें मिलती हैं सेपरेट पर्पस व्हीकल से। दूसरा, आरईआईटी स्मॉल
स्मॉल पर्सन्स के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मॉल होते हैं, इनको करता है बाय, इनको पे करता है कैश में और इनसे खरीद लेता है ये कॉम्प्लेक्सेस, इनसे ले लेता है ये प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज से REIT को आता है क्या? रेंटल इनकम। ठीक है, ये इकोनॉमी की कंडीशन को सुधारने के लिए बनाया गया है। आप समझिए, कुछ लोग जो मतलब एक बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट समझिए कि मुझे सोसाइटी बनाना बहुत अच्छे से आता है, सस्ते में मैं सोसाइटी बना सकता हूं, पर मुझे बेचना नहीं आता, तो मेरे फंड ब्लॉक हो गए। यहां REIT पिक्चर में आ गया। REIT बोलता है हम उस लेवल पे एक्सपर्ट है, हम आगे के लेवल पे एक्सपर्ट है, रेंट कलेक्ट करना, बेचना, उस प्रॉपर्टी का जो भी करना है, वी हैव एक्सपर्टीज इन दैट। आप अपनी प्रॉपर्टी हमको बेच दीजिए, आप अगले बिल्डर के काम पे लग जाइए, अगली स्कीम बनाना शुरू कर दीजिए। पॉइंट क्लियर है? ये एक स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में टैक्सेबिलिटी के इश्यूज आने शुरू हुए। ठीक है, REIT ने यूनिट्स दिए बिग कंपनी को कैप गेन लगेगा क्या? क्योंकि शेयर्स दे दिए, पैसा कुछ नहीं आया बिग कंपनी के पास। SPV इंटरेस्ट पे कर रहा है, डिविडेंड पे कर रहा है। SPV को TDS पे करना है क्या? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे करना है क्या? ये दिक्कत आई। देखिए, टैक्सेबिलिटी के बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं यहाँ पे। REIT को जो भी पैसा आ रहा है, REIT रेंटल इनकम वगैरह जो भी आ रहा है, उसके ऊपर उसे टैक्स भरना है। तो क्या रेट से भरना है? REIT ने जो यूनिट्स लिए हैं जनरल पब्लिक से ऑब्वियस सी बात है, वो उसके ऊपर डिविडेंड देगी उनको डिविडेंड देगी। ये डिविडेंड के ऊपर जनरल पब्लिक को टैक्स भरना है क्या? समझ गया पूरा स्ट्रक्चर बना लीजिए। और इतने सवाल है जो हमें वेरियस सेक्शंस के अंदर कवर करने हैं। सरकार, एक बात समझ लीजिए, इस एक्टिविटी को प्रमोट करना चाहती है। तो सरकार क्या करेगी? सरकार ये सारे के सारे टैक्स या तो लोअर रेट पे कर देगी या एग्जेम्प्ट कर देगी। यही करेगी ना। सरकार क्या करेगी? सरकार इन ग्रीन मार्क्स में मैंने आप लोगों को जितने भी टैक्सेस बोले हैं, इन टैक्सेस को अवॉइड करने की कोशिश करेगी ताकि टैक्स कम से कम लगे। ठीक है, समझ में आया? एंड दैट इज वाई सेपरेट सेक्शन 115 UA इंट्रोड्यूस किया गया, ऐसी REITs इन्वेट्स के टैक्सेबिलिटी नॉर्म्स को समझने के लिए। क्लियर है? और भी कई सारे सेक्शंस हम लोगों को साथ साथ में पढ़ना है। 1023 FC FD, 115O, 1034 डिविडेंड, बहुत सारे सेक्शंस का एक साथ एक कंबाइंड इफेक्ट हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए इसे एक सेपरेट चैप्टर के तौर पे पूरे तरीके से पढ़ा जाता है और इनका असेसमेंट्स ऑल टुगेदर अलग से पढ़ा जाता है। अब मुझे बताओ, क्या REIT इनके अलावा और भी कोई इनकम कमा सकता है? यस, REIT कैप गेन कमा सकता है, REIT कोई और प्रकार की इनकम कमा सकता है, REIT कैसी भी इनकम कमा सकता है ना। तो ऐसे में एक तो REIT को आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, तो सेबी रेस्ट्रिक्ट करेगा, और REIT को इनकम टैक्स पर्पस के लिए भी रेस्ट्रिक्ट करना है कि तुम सिर्फ यही काम करो, ये काम हम प्रमोट करना चाहते हैं, तुम्हारा और कोई काम प्रमोट नहीं करना चाहते, रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है। सरकार जब भी कोई काम रेस्ट्रिक्ट करना चाहती है तो क्या करती है? MMR लगा देती है। यहां पे भी REIT की और कोई इनकम रही तो उसके ऊपर MMR रहेगा। हम कुछ इनकम एग्जाम कर देंगे, बाकियों पे MMR कर देंगे। क्लियर है यहां तक के? चलिए आइए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 115 UA, पहले सेबी की तरफ से समझिए कि REIT का क्या होता है। सेटअप अ ट्रस्ट, हम इस ट्रस्ट को बोलेंगे बिजनेस ट्रस्ट। आपको जगह जगह बिजनेस ट्रस्ट वर्ड सुनने के लिए मिलेगा। रजिस्टर्ड विद सेबी, इट शैल हैव parties such as trustee, sponsor group which includes sponsor and manager। अब यहां उन्होंने आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बताया कि उसके अंदर क्या क्या होंगे। REIT shall invest in commercial real estates, freehold, leasehold basis, directly or through a holding company और a special purpose vehicle। या तो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देगा या कोई होल्डिंग कंपनी है जिसने SPV बना के रखा है उनके थ्रू ले लेगा। It shall invest through the holding company for not less than 50% of the stake. Such holding company would in turn invest in SPV which will ultimately hold the property। 50% से ज्यादा stake हम लोग होल्ड करके बैठेंगे। SPV, REIT or a holding company shall hold or propose to hold not less than 50% of the equity shares. Further, SPV will hold not less than 80% directly in properties and shall not invest in other SPVs। other SPVs यानी properties के अलावा कोई और तरह की SPVs बनाई गई है उसमें आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। Once registered, REIT will raise funds through initial offer,
ठीक है, उसमें यूनिट्स वगैरह की फॉर्मेलिटीज बताई गई है डीईएफ के अंदर. ट्रस्टीज विल ओवरसी द रोल ऑफ द ट्रस्ट, may have multiple sponsors, 5% वगैरह की लिमिट्स दी गई है. 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ REIT एसेट्स शैल बी इन्वेस्टेड इन रेंट और अदर जनरल प्रॉपर्टीज. 20% किस में होगा? डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज, यानी ये सब चीजें अलाउ की गई हैं इनको कि आप दूसरी जगहों पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं. हम ये सब प्रमोट नहीं करना चाहते, तो इन सब पे आने वाली इनकम को हम MMR के अंदर डाल देंगे या कोई और जैसे जैसे टैक्सेबिलिटी आता है उनमें डाल देंगे. REIT shall distribute not less than 90% of the net distributable cash flow under the applicable law to its investors, at least on a half yearly basis. आप जो भी कमाओगे 90% आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. ये सेबी बोल रहा है. एक बात समझ लीजिए, ये पूरी की पूरी कहानी आपको सेबी बोल रहा है. ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग. सेबी प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर इनविट. अब इनविट का फ्रेमवर्क यहाँ पे आप लोगों को मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि उन्होंने बोला काइंड ऑफ सिमिलर है. इनविट यानी जो बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इन्वेस्ट करता है. ठीक है. इंट्रोड्यूस अ जनरल टैक्सेशन रेजिम, इनकम इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट. फाइनेंस एक्ट ने लाया था इनकम अंडर बिजनेस ट्रस्ट, और ये हमको पूरा का पूरा मीन पढ़ना है. सबसे पहले उन्होंने डिफाइन किया कौन होता है एक बिजनेस ट्रस्ट. मैंने आपको कहा था ट्रस्ट, तो एक बिजनेस ट्रस्ट. बिजनेस ट्रस्ट वो होता है जो कि रजिस्टर्ड है एज एन इनविट अंडर सेबी और REIT अंडर सेबी. यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड, जिसके यूनिट्स लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में. ये दोनों होना चाहिए, सेबी में रजिस्टर्ड हो और आपकी यूनिट्स लिस्टेड है. अगर ऐसा है तो हम आपको कुछ इनकम्स पे एग्जेम्पशन दे रहे हैं. कुछ इनकम्स पे एग्जेम्पशन दे रहे हैं. पहला एग्जेम्पशन है 1023FC. 1023FC ये क्या बोलता है? आप जो भी इंटरेस्ट कमाओगे, क्या कमाओगे? इंटरेस्ट. ये इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है, पर ये इंटरेस्ट कहां से? रिसीवेबल फ्रॉम SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल से जो इंटरेस्ट आ रहा है आपको. दस बिजनेस ट्रस्ट एंजॉयज पास थ्रू स्टेटस. ये मैं आपको समझाऊंगा क्या हो गया. टैक्सेबिलिटी को पास थ्रू कर दिया है. पास थ्रू किसको कर दिया है? यूनिट होल्डर ऑफ REIT को. यूनिट होल्डर ऑफ REIT को, ये हम बाद में आएंगे. ये जो जनरल पब्लिक है, यूनिट होल्डर लिख देता हूं मैं, GP लिख के बैठा हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं यूनिट होल्डर. ये जो यूनिट होल्डर है इसको टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी ये हम बाद में अलग से पढ़ने वाले हैं. इसको लिए पास थ्रू आएगा. ठीक है. वो क्या बोल रहा है कि भी जो SPV है, SPV उसको जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, उससे जो भी इंटरेस्ट आ रहा है REIT को, उससे जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो एग्जेम्प्ट है इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द SPV. डिविडेंड वाला पॉइंट बाद में पढ़ेंगे. FCA एनी इनकम by way of business trust being REIT by way of rental or leasing or letting out of property owned directly is exempt in the hands of business trust. Exempt in the hands of business trust. 1023FC ने कौन से पेन से लिखूं? चलिए 1023FC ने इंटरेस्ट को एग्जाम कर दिया. इंटरेस्ट को एग्जाम कर दिया. ठीक है. रेंटल इनकम को 1023FCA ने एग्जेम्प्ट कर दिया. क्लियर, समझ में आ रहा है? 1023FCA ने एग्जेम्प्ट कर दिया रेंटल इनकम को. डिविडेंड पे अटके हो आप. डिविडेंड के ऊपर मैं बाद में आऊंगा. आप ये समझो कि एक SPV कौन होता है. SPV मतलब REIT होल्ड्स मोर देन, नॉट लेस देन 50%, मोर देन 50% होल्डिंग है आपके पास, which holds not less than 80% of the asset directly in the property and does not invest in other SPVs. यानी ये जो SPV है इसके पास 80% तो प्योरली प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है. आपके पास SPV के 50% से ज्यादा स्टेक है, 50% से ज्यादा स्टेक, और ये SPV ने कम से कम 80% प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करके रखा है. एंड विच इज नॉट एंगेज्ड इन एक्टिविटीज अदर देन होल्डिंग एंड डेवलपिंग प्रॉपर्टीज, एनी एक्टिविटी इंसिडेंटल टू द सेम. प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट आपका मेन पर्पस है, आपने इसी पर्पस में इन्वेस्ट करके रखा है. ऐसे SPV से आने वाली इनकम को आपने 1023FC में एग्जेम्प्ट कर दिया. ठीक है. दिक्कत आई डिविडेंड की. SPV डिविडेंड देगा. डिविडेंड पे 115O के अंदर टैक्स भरेगा. 115O के अंदर टैक्स भरेगा कि नहीं भरेगा? भरेगा. अब ये डिविडेंड गया किसके पास? इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास, REIT के पास. REIT को ये जो इंटरेस्ट, ये जो डिविडेंड मिला, ये डिविडेंड एग्जेम्प्ट है. 1034 एग्जेम्प्ट, पर यहां लिमिट है 10 लाख.
बराबर, 10 लाख के ऊपर टैक्सेबल हो गया, 10 लाख के ऊपर टैक्सेबल हो गया। हमने रेंट को एग्जेम्प्ट किया पास थ्रू मैकेनिज्म लगाने के लिए, पास थ्रू मैकेनिज्म लगाने के लिए, और हम नहीं चाहते, हम ये एक्टिविटीज प्रमोट करना चाहते हैं। आप समझिए, हम ये एक्टिविटीज प्रमोट करना चाहते हैं। तो प्रमोट करना चाहते हैं तो इससे क्या होगा, प्रमोट करते समय आपको आने वाली आरईआईटी में ऑलमोस्ट सारी की सारी इनकम एग्जाम करनी पड़ेगी, और उनकी मेजर इनकम तो ये डिविडेंड ही होगी। सबसे बड़ा इनकम क्या होगा, ये डिविडेंड ही तो होगा, क्योंकि आप बड़ी बड़ी कंपनीज की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, और वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज से आपको इनकम कैसे आएगी, डिविडेंड। हमें ये डिविडेंड को एग्जेम्प्ट करना होगा, हमें ये डिविडेंड को एग्जाम करना होगा। इन्होंने डिविडेंड को एग्जाम किया, पर कैसे किया आप ये समझिए, और किस तरह से प्रमोट किया। डिविडेंड रिफर टू अंडर 115(07). 07 में आपको बाद में बताऊंगा, पर 115 टैक्सेबिलिटी की बात करता है। एनी इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बाय वे ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एसपीवी, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एसपीवी बीइंग स्पेसिफाइड डोमेस्टिक कंपनी, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक कंपनी यानी जो नीचे हमने देखा स्पेसिफाइड डोमेस्टिक कंपनी, इन विच द बिजनेस ट्रस्ट हैज बिकम होल्डर ऑफ whole of the nominal value of equity share capital of the company, equity share capital of the company. Such dividend is exempt in the hands of unit holder. Such dividend is exempt in the hands of unit holder. Dividend income को दो टुकड़ों में बांटा गया, मुझे यहां पे स्टार मार्क करना पड़ेगा, स्टार मार्क डिविडेंड, और यहां मुझे आरईआईटी की बात करनी पड़ेगी आपसे, और मुझे बात करनी पड़ेगी स्पेशल पर्पस व्हीकल की। आरईआईटी के लिए ये इनकम 1023FC में एग्जेम्प्ट है, 1023FC में एग्जेम्प्ट है। ये आपको सेकेंड पॉइंट, ये देखो ये ए है बेसिकली और ये बी है, बी में बोला गया। क्लियर, समझ में आया। हम आगे पढ़ेंगे 115O में 7 जो लिखा है ना वहां पे O7, वो बोलता है एसपीवी शुड नॉट डिडक्ट CDT, SPV should not deduct CDT on the same। ठीक है, ये स्टार यहां पे यही समझा रहा है, नो CDT 115O7, 115O7 CDT मत काटो, CDT मत काटो। पर कब, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन था, कब, अगर फुल्ली ओन्ड है, फुल्ली ओन्ड है। अब अगर पार्शियल ओन्ड है तो, यानी मोर देन 50% वाला, लेस देन 100%, मोर देन 50%, ये नहीं बोला 1023FC ने। 1023FC ने बहुत क्लियरली आपके सामने वर्ड्स लिखे हैं। अरे यार रुको, टेन 23FC ने आपके सामने बहुत क्लियरली वर्ड्स लिखे हैं, होल, मैंने अंडरलाइन कर दिया होल को आपको समझाने के लिए कि भाई होल है तो ही, अगर नहीं है तो 1034, उसका बेनिफिट तो मैं ले ही सकता हूं, बट दैट बेनिफिट इज ओनली अप टू 10 लाख रुपीस, अप टू 10 लाख रुपीस। क्लियर, इसमें CDT डिडक्ट होगा, इसमें CDT डिडक्ट होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक के। हम O7 देखते हैं, अगर यहां दिया होगा तो इनफैक्ट वो O7 ही है, एनी इनकम टू द बिजनेस ट्रस्ट बाय वे ऑफ डिविडेंड स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। ठीक है, तो यहां पे CDT डिडक्ट होता है। आई होप यहां तक के मैंने जो आपको बोला वो समझ में आया होगा, आई होप यहां तक के समझ में आया होगा। इसके अलावा जो भी इनकम है, इसके अलावा जो भी इनकम है हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये टैक्सेबिलिटी हम लोगों को पढ़ना है। अभी हम लोगों ने टैक्सेबिलिटी क्या पढ़ा, इंटरेस्ट 1023FC में एग्जाम, डिविडेंड 1023FC में अगर होली ओन्ड है तो एग्जाम, अदरवाइज 1034 में एग्जाम। SPV को क्या CDT काटना है, नहीं, अगर होली ओन्ड है, अगर होली ओन्ड नहीं है, पार्शियली ओन्ड है तो CDT डिडक्ट करना है। मैंने बीच में एक जगह छोड़ा, पार्टली हेल्ड बाय गवर्नमेंट, आरईआईटी के पास बचे हुए शेयर्स है और कुछ शेयर्स गवर्नमेंट के पास है, सेम रहेगा। ये स्पेसिफाइड कंपनी के ही डेफिनेशन के अंदर में आता है। क्लियर है, चलिए, तो ये आपको यहां पे समझाया गया है FCA में। इसके अलावा उन्होंने बोला 111A 112, 111A 112, इनकम ऑफ द ट्रस्ट शैल बी प्रोवाइड एट
सब्जेक्ट टू प्रोविजन, बाकी सब एमएमआर के अंदर में आएंगे। सिर्फ जो 111 और 112 में आ रहे हैं आपका इनकम, जो 111 ए या 112 में आ रहा है, शॉर्ट टर्म कैप गेन रिलेटेड टू शेयर्स, लॉन्ग टर्म कैप गेन रिलेटेड टू शेयर्स, ये दोनों के ऊपर में हम लोग जो रिलेटेड टू शेयर्स या रिलेटेड टू प्रॉपर्टी सेल्स, ये पूरे के पूरे आप लोग अलग से टैक्सेबिलिटी की बात करेंगे। 112 के अंदर टैक्सेबिलिटी करेंगे, उसका जो रेट रहेगा वो एप्लीकेबल हुआ। बाकी सारे के सारे केसेस में आपका जो टैक्सेबिलिटी है वो टैक्सेबिलिटी हम लोग एमएमआर, हम यहाँ पे एसटीसीजी लगा देंगे। हम यहाँ पे 20% टैक्स की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज वगैरह जो आपने बेची उससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए। एनी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम रिफर टू इन 115 यूए received by unit holders is exempt under 1023 FD, is exempt 1023 FD, but subject to है, ये subject to है। इंटरेस्ट के ऊपर आपने टैक्स नहीं लगाया, पर लगना चाहिए, किसी को तो लगना चाहिए भाई। इंटरेस्ट मिला है, कोई टैक्स नहीं भरेगा, ऐसा होता क्या? रेंटल इनकम पे आप टैक्स नहीं लगा रहे, अरे किसी ने तो भरना चाहिए। डिविडेंड पे टैक्स वैसे भी नहीं लगता भाई, यहां नहीं लगेगा। यूनिट होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, यूनिट होल्डर के लिए भी वो एग्जेम्प्ट है, तो डिविडेंड जाने दो। बाकी सब के ऊपर तो आप टैक्स एमएमआर पे लगा रहे हो। यहां पे आप 111 ए में 15% लगा रहे हो, 112 में 20% लगा रहे हो, और अदर्स पे 42.744% लगा रहे हो। एमएमआर, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ठीक है भाई, इसके अलावा अगर हम कुछ भी बात करें, तो ये सारी इनकम के ऊपर टैक्स भर दिया गया है, ये एग्जेम्प्ट होना चाहिए। 1023 एफडी इज करेक्ट, बट इंटरेस्ट पे किसी को तो टैक्स लगाने बोलो, रेंटल पे किसी को तो टैक्स लगाने बोलो। यहां आया पास थ्रू ने बोला कि यहां पे आप टैक्स लगाओगे इंडिविजुअल को ऑन रेंटल इनकम एंड इंटरेस्ट, interest earned under sub clause A of 1023 FC, rental income under 1023 FCA। ये दो इनकम के अलावा बाकी सारी की सारी आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है। ये आप कैलकुलेट कैसे करोगे? या प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करोगे। ये कैलकुलेशन आपको कौन बताएगा? ये आपको REIT बताएगा। सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं बताएगा, REIT आपका TDS भी काटेगा। डोंट वरी, यूनिट होल्डर की बात हो रही है, क्लियर है यहां तक के? चलिए, 115 UA3 provides that distributed income or any part thereof which is in nature of interest income received by business trust, SPV क्या कर रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है किसको? REIT को। और रेंटल इनकम डायरेक्टली प्रॉपर्टी क्या कर रही है? रेंट दे रही है किसको? REIT को। ये दोनों भी 1023 FC FCA में एग्जेम्प्ट है। डीम टू बी द इनकम इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर इन द प्रीवियस ईयर, सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। नॉर्मल रेट पे उसको टैक्स लगेगा, यूनिट होल्डर को प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन होगा। जब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा तब मैं समझाऊंगा ये बात आपको। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट यूनिट होल्डर्स को जो इनकम पास ऑन कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। is required to furnish a statement to the unit holder, जिसमें वो बताएगा कि आपने जो इनकम कमाई है, आपको जो इनकम पास ऑन हुई है, उसमें से कितनी इनकम रेंटल से रिलेटेड है, कितनी इंटरेस्ट से रिलेटेड है, कितनी डिविडेंड से रिलेटेड है, कितनी अदर इनकम से रिलेटेड है। प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर पूरा का पूरा डिटेल प्रोवाइड करेगा। 139(4) बिजनेस ट्रस्ट को अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए, टैक्सेबिलिटी का एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है, उसके साथ साथ मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बाय यूनिट होल्डर्स, ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बाय यूनिट होल्डर्स। यूनिट होल्डर अगर अपने यूनिट्स बिजनेस ट्रस्ट के बेचता है तो क्या होगा? बेचता है तो STT लग जाएगा, शेयर्स बेचोगे तो STT लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग will qualify as long term if it is more than 36 months। 36 मंथ से ज्यादा की होल्डिंग है तो लॉन्ग टर्म है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के ऊपर आप 10% से टैक्स लगेगा प्लस 4% एजुकेशन सेस, 10% टैक्स प्लस सरचार्ज अगर आपको एप्लीकेबल है प्लस 4% सेस। क्लियर है यहां तक के? शॉर्ट टर्म कैप गेन है तो 15%,
प्लस सरचार्ज आपको एप्लीकेबल है तो प्लस 4% एजुकेशन सेस। क्लियर है यहां तक के? एक्सचेंज ऑफ शेयर्स इन एसपीवी, ठीक है, यूनिट होल्डर ने अगर यूनिट्स बेचा तो क्या होगा, टैक्सेबिलिटी हमने देखा 36 मंथ्स के ऊपर लॉन्ग टर्म, 36 मंथ्स के नीचे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म होल्डिंग मोर देन 36 मंथ्स। हम बात कर रहे हैं यूनिट होल्डर की, मोर देन 36 मंथ्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट 10%, 10%, लेस देन 36 मंथ्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट 15%। ठीक है, ये आपने यूनिट होल्डर की बात की, इससे आरईआईटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने तो यूनिट बेच दिए थे। ठीक है, लिखिए लिखिए, वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए, ये बहुत काम का डेटा है आपके। एक्सचेंज ऑफ शेयर्स इन एसपीवी बाय स्पॉन्सर ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट। स्पॉन्सर ने शेयर्स दिए थे कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, यहां सरकार ने दूसरा एग्जेम्पशन दिया, वरना क्या होता था, अगर आप जिस दिन यूनिट ट्रांसफर कर रहे हो उसी दिन इनको कैपिटल गेन लगा दोगे तो ये बोलेगी यार पैसा तो आया ही नहीं, अभी तो सिर्फ यूनिट्स आए हैं, हमने बेचा भी नहीं यूनिट्स, यूनिट्स आए, आप शेयर्स ले गए, हमको यूनिट दे दिया, हमारे पास पैसा कहां से आया, हम टैक्स अपने जेब से थोड़ी ही भरेंगे। सरकार को पता था लोग देना बंद कर देंगे, ऐसे देंगे ही नहीं यार, प्रॉपर्टी से ट्रांसफर ही नहीं करेंगे, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जब आप ये यूनिट्स बेच दोगे उस दिन हम ट्रांसफर मानेंगे, आज हम ट्रांसफर नहीं मान रहे, नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। ठीक है, कैप गेन के चैप्टर के अंदर में अमेंडमेंट लाया गया, सेक्शन 47 17, सेक्शन 47 17, एक्सचेंज इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, यानी टैक्सेबिलिटी डिफर होगी, जिस दिन आप ये यूनिट्स बेचोगे उस दिन हम टैक्स लगाएंगे 112A 111A। तो व्हेन यूनिट्स रिसीव्ड बाय कंपनी अगेंस्ट SPV, नो ट्रांसफर, नो ट्रांसफर। यूनिट्स सोल्ड, जिस दिन बेचे, जिस दिन बेचे, इफ जो ओरिजिनल आपने कंपनी फॉर्म की थी उसके शेयर्स लिए थे उससे लेके बेचने तक का दिन देखा जाएगा। स्पॉन्सर वुड गेट सेम टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ऑफलोडिंग यूनिट्स अंडर इनिशियल ऑफर और लिस्टिंग ऑफ द यूनिट्स एज इट वुड हैव बीन अवेलेबल अंडर IPO, 15% of STCG and 10% of LTCG as the case may be। ठीक है, कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन, कॉस्ट क्या रहेगा, आपने वो जो कंपनी फॉर्म की थी उसका जो कॉस्ट था, आपका इन्वेस्टमेंट था उस कंपनी के अंदर में, वो इफ SPV होल्डिंग पीरियड प्लस, कैसे लिख के दूं आपको, SPV का होल्डिंग पीरियड प्लस यूनिट्स होल्डिंग पीरियड, अगर ये दोनों 36 मंथ से ज्यादा है तो LTCG एट 10%। ठीक है, अबव 1 लाख, अबव 1 लाख वो तो रहेगा ही, यहां पे भी मैंने लिख के रखा है, इसके ऊपर लिख लेना अबव 1 लाख। ठीक है, यहां पे भी अबव 1 लाख, लेस देन 36 मंथ्स है STCG 15%, STCG 15%। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन SPV, आपने SPV जो बनाई थी उस समय आपको जो भी पैसे लगे थे वही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा। कंप्यूटिंग कैप गेन इन द हैंड्स ऑफ स्पॉन्सर, पीरियड ऑफ होल्डिंग यूनिट्स टू इंक्लूड पीरियड ऑफ होल्डिंग शेयर्स फॉर डिटरमाइनिंग वेदर कैपिटल गेन इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ठीक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग शेयर्स प्लस पीरियड ऑफ होल्डिंग यूनिट्स, ऐसा आप लिख सकते हो वहां पे समझने के लिए कि किस तरह से टैक्सेबिलिटी आई। इस पे भी ये पूरी टैक्सेबिलिटी किसके लिए है, ये पूरी टैक्सेबिलिटी आपने यहाँ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी। ठीक है, यूनिट्स रिसीव्ड नो टैक्स, यूनिट्स रिसीव्ड नो टैक्स, यूनिट्स सोल्ड LTCG और STCG एज द केस में बी 111A और 112A लिख के रखिए, 111A और 112A। चलिए, तो यहां तक के हमने क्या देखा, यूनिट होल्डर अगर यूनिट्स को बेचता है तो क्या होगा, SPV जिसकी थी वो कंपनी ने अगर अपने यूनिट बेचे तो क्या होगा। अब आते हैं इंटरेस्ट इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट की इनकम के ऊपर आना शुरू करते हैं। अगर उसे इंटरेस्ट मिला है, अगर उसे इंटरेस्ट मिला है 1023 FC में एग्जेम्प्ट, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया एग्जेम्प्ट, किसके लिए एग्जेम्प्ट हो गया, ये एग्जेम्प्ट हो गया फॉर REIT,
ये इंटरेस्ट कौन दे रहा है? ये इंटरेस्ट एसपीवी दे रहा है। एसपीवी अगर इसके ऊपर टीडीएस काट ले तो टीडीएस के सेक्शन में अमेंडमेंट लाया 143A(3)(11) एसपीवी इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स। ठीक है, एसपीवी नो टीडीएस, वो टीडीएस नहीं काटेगा, वो टीडीएस नहीं काटेगा। टैक्स कॉन्सिक्वेंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच इनकम बाय बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर, अब वो यूनिट होल्डर को क्या दे रहा है? डिविडेंड। यूनिट होल्डर इसके ऊपर टैक्स पे करेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम और एनी पार्ट thereof टू द यूनिट होल्डर फ्रॉम REIT विच इज इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड और रिसीवेबल। इसके ऊपर सबसे पहली बात 115A(1)(c), इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर एट नॉर्मल रेट अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल है, और 5% इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर। नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर, ठीक है। चलिए, यूनिट होल्डर, रेसिडेंट, नॉर्मल रेट, नॉन रेसिडेंट 5%। 194 LBA, बिजनेस ट्रस्ट इतनी प्रोपोर्शनेट इनकम पे आपका टीडीएस काटेगा 5% इन केस ऑफ एनआर, 10% इन केस ऑफ रेसिडेंट्स, 10% इन केस ऑफ रेसिडेंट्स। समझिए, अब मैं देता हूं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। REIT ने SPV, REIT यूनिट होल्डर। REIT ने SPV को इस बार 10 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया, 20 लाख रुपए डिविडेंड दिया। ठीक है, 10 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया, 20 लाख रुपए डिविडेंड दिया। बताओ टीडीएस काटेगा क्या? नो। CDT पे करेगा क्या? नो। समझ गए? REIT को ये पैसे मिल गए, REIT इसके ऊपर टैक्स पे करेगी क्या? इंटरेस्ट 1023FC में एग्जेम्प्ट, डिविडेंड फिलहाल मैं 1023FC ही लिख रहा हूं, एग्जेम्प्ट कंसिडरिंग 100% होल्डिंग, कंसिडरिंग 100% होल्डिंग। क्लियर है? REIT ने यूनिट होल्डर को 1000 रुपए पास ऑन किए, 1500 रुपए पास ऑन बोल देता हूं, 1500 रुपए पास ऑन किए यूनिट होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अब वो यूनिट होल्डर को एक स्टेटमेंट देंगे। यूनिट होल्डर को क्या स्टेटमेंट देंगे कि ये 1500 में से उनकी टोटल इनकम 30 लाख है, अज्यूमिंग और कोई इनकम नहीं है, अज्यूमिंग और कोई इनकम नहीं है। ये 1500 पे, अच्छा एक काम करते हैं, अदर इनकम भी ले लेते हैं ना यार, अपन इतना कर रहे हैं, अदर इनकम भी ले लेते हैं। इनकी अदर इनकम है 20 लाख रुपए, तो 20 लाख पे ये लोग मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स भरेंगे एट 42.744%। 42.744%। हम चाहते ही नहीं है कि ये लोग कोई और काम करे, इसलिए हमने इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी लगा दी 8,54,880 टैक्स। समझ गए? समझ गए? ये 1500 पे ये इनको एक स्टेटमेंट देंगे, 1500 इंटू आपकी टोटल इनकम है 50, जिसमें से 10 लाख इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो 1500 में 10/50 प्रोपोर्शनेट इनकम, 1500 में 10/50 300 रुपए इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम 1500 मल्टीप्लाइड बाय 20/50, 20/50 ये स्टेटमेंट REIT देगा, पर एग्जाम में तो आपको बनाना है। ठीक है, 600 अदर इनकम से रिलेटेड बचा हुआ अमाउंट हो गया 600। ठीक है, ऐसा 1500 का बाइफर्केशन दे दिया, ऐसा 1500 का बाइफर्केशन दे दिया। अब इन्हें टीडीएस काटना पड़ेगा, इन्हें टीडीएस काटना पड़ेगा। डिविडेंड पे नहीं काटेंगे, अदर इनकम पे नहीं काटेंगे। डिविडेंड अदर इनकम इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। एग्जेम्प्ट इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम है 1200 रुपए 1023 FD में, यूनिट होल्डर के हाथ में 1023 FD के अंदर में डिविडेंड इनकम भी एग्जेम्प्ट है। ध्यान रखो 1034 नहीं लगा रहा हूं, 1034 नहीं लगा रहा हूं, 1023 FD के अंदर में और तो और अदर इनकम भी एग्जेम्प्ट है। वहां 1023 FD में सिर्फ 2 पे टैक्स लगाया है, रेंटल इंटरेस्ट, रेंटल इंटरेस्ट, वो भी नॉर्मल रेट, वो भी नॉर्मल रेट।
ये टीडीएस काटेगा 300 के ऊपर एट 10% अगर यूनिट होल्डर रेसिडेंट है 30 रुपए, और 300 पे 5% 15 रुपए अगर नॉन रेसिडेंट है, नॉन कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट्स फ्रॉम अब्रॉड वगैरह वो सब है। ठीक है, लिख के रखिए, पूरा एग्जांपल लिख के रखिए, पूरा का पूरा एग्जांपल लिख के रखिए। ठीक है, यूनिट होल्डर 300 पे टैक्स भरेगा, 300 टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट, और उसमें भी उसे 30 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा, टीडीएस डिडक्शन अवेलेबल, टीडीएस डिडक्शन अवेलेबल 30 रुपए, यानी 300 पे तो टैक्स भरेगा, जो टैक्स आएगा उसके ऊपर 30 रुपए। अब ऐसा क्यों किया, मतलब गवर्नमेंट ने जब टैक्स लगाना ही था तो कंपनी पे ही लगा लेता, यूनिट होल्डर पे क्यों लगाया? देखिए आप समझिए, वैसे तो बहुत इजी होता अगर यूनिट कंपनी पे ही लगा देता, कंपनी पे टैक्स रेट कम कर देना था। इन्होंने बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियंस आर बिलो टैक्सेबल लिमिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियंस बिलो टैक्सेबल लिमिट इसमें इन्वेस्ट करते हैं। मोरओवर जो सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, उन सब की इनकम को तो हमने 3.5 लाख 5 लाख रुपए तक एग्जाम किया है, वर्चुअली तो 5 लाख तक की इनकम एग्जाम है। हम चाहते हैं कि ये लोग आरईआईटी में इन्वेस्ट करें। अगर इन लोगों को किसी भी तरह का इनकम आरईआईटी से आता है, 5 लाख रुपए तक की इन लोगों की इनकम वैसी एग्जाम्प्ट होगी, तो ये उनको प्रमोट भी किया जाएगा और उनकी जो इनकम आती है वो एग्जाम भी होगी। मतलब गवर्नमेंट वांट दीज पीपल टू इन्वेस्ट इन आरईआईटी, कहते हैं कि वर्चुअली आपकी इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी। उस तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कर दिया। इससे तो अच्छा आरईआईटी को एक छोटे मोटे रेट के ऊपर टैक्स लगा देते, 1-2% 3% जो भी रेट आपको लगाना था, और पूरी की पूरी इनकम एसएससी के हाथ में टैक्स फ्री कर देते। जबरदस्ती की झंझट बढ़ाई भी और कुछ नहीं है, बट ठीक है, नहीं बढ़ती तो सीए का काम क्या होता। ठीक है, वैसी कहानी होगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लिख के रखिए ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। केस 2, मैं सेम केस आप लोगों के सामने रख देता हूं। बट अब ये 100% नहीं है, 51% होल्डिंग है, 51% होल्डिंग है। क्या इंटरेस्ट पेड टीडीएस कटेगा? नो, इंटरेस्ट पेड टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ये तो ये हमने पढ़ा कि कंपनी पास थ्रू के अंदर एसपीवी इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स। क्या डिविडेंड पे सीडीटी कटेगा? यस, क्योंकि अब ये स्पेसिफाइड कंपनी नहीं बन पाई, ये स्पेसिफाइड कंपनी नहीं बन पाई जहां पे 100% होल्डिंग रहनी चाहिए थी। ठीक है, आरईआईटी के केस में अब मैं अदर इनकम हटा देता हूं, क्या वापस से जबरदस्ती वो कैलकुलेशन करना। 10 लाख रुपए के ऊपर नो टैक्स, 1023 एफसी एग्जेम्प्ट, डज नॉट मैटर वेदर जो कंपनी है वो 100% है या नहीं है। 20 लाख 1034 के अंदर में एग्जेम्प्ट अप टू 10 लाख, तो बचे हुए 10 लाख, बैलेंस 10 लाख पे आप 10% का टैक्स पे करेंगे, 1 लाख ये पे करना पड़ेगा, ये नहीं बचा आपका। यूनिट होल्डर आपने 1500 रुपए दिए, इसमें से इंटरेस्ट रिलेटेड इनकम है 1500 डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 10 लाख, 500 नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल, और डिविडेंड से रिलेटेड है 1000, ये है आपके एग्जेम्प्ट अंडर 1023 एफडी। 1023 एफडी क्लियर है यहां तक है? 1023 एफडी में एग्जेम्प्ट होगी ये डिविडेंड इनकम आपकी, तो इस पे कोई टैक्सेबिलिटी की बात नहीं करेगा आपसे। लिख रखिए, 2 एग्जांपल्स यहां तक के हमने कवर किए। इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेसिडेंट लेंडर ऑन ईसीबी एक्सचेंज ऑफ कमर्शियल बोरोइंग्स बाय द यूनिट ट्रस्ट। यूनिट ट्रस्ट ने बाहर से लोन लेके रखा और उस लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहा है। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पे आपसे? हमने ये जो डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम के अंदर में मैं आरईआईटी की बात कर रहा हूं। आरईआईटी, वो आरईआईटी नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट पे कर रहा है। सिंपल कहानी है,
5% पे टीडीएस काटो, कहानी खत्म। बस 5% टीडीएस काटो, कहानी खत्म। फॉरेन से ली हुई बोरिंग्स के ऊपर 5% का टैक्स है, ठीक है। लेंडर्स एट द रेट ऑफ 5% अंडर 115A, कंसेशनल रेट ऑफ टीडीएस विल बी एप्लीकेबल। आपको वही कंसेशनल रेट ऑफ टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, समझ गए। डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बिजनेस ट्रस्ट फ्रॉम एसपीवी, फ्रॉम एसपीवी 11507, एसपीवी टू बिजनेस ट्रस्ट इज एग्जेम्प्ट from dividend distribution tax by virtue of 07 if SPV is a specified company, that is company which is become holder of whole of nominal value of the share capital of the company, यानी whole अगर नहीं है तो TDS काटना पड़ेगा। 1023 FC, FC क्लॉज बी, आपका जो हम बिजनेस ट्रस्ट की बात कर रहे हैं उसके हाथ में ये डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट है, रिसीव्ड वुड बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स। 1023 FD, यूनिट होल्डर के हाथ में भी ये इनकम एग्जेम्प्ट है। 115O एंड 1034, अगर एसपीवी स्पेसिफाइड कंपनी नहीं है, अगर एसपीवी स्पेसिफाइड कंपनी नहीं है तो बिजनेस ट्रस्ट डज नॉट होल्ड होल ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, देन एसपीवी वुड बी सब्जेक्ट टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। और सामने वाले को 10 लाख की इनकम के ऊपर, 10 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड डिविडेंड अप टू 10 लाख रिसीव फ्रॉम द बिजनेस ट्रस्ट वुड बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स अंडर सेक्शन 1034, ठीक है। चलो ये कैप गेन पे बाद में आऊंगा मैं। रेंटल इनकम, रेंटल इनकम अराइजिंग टू आरईआईटी फ्रॉम रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हेल्ड बाय इट, आरईआईटी फ्रॉम रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हेल्ड बाय इट। रेंटल इनकम सिर्फ आरईआईटी के लिए, समझ गए। हम लोग जब इंटरेस्ट इनकम की बात कर रहे थे तो हम बिजनेस ट्रस्ट की बात कर रहे थे, बिजनेस ट्रस्ट यानी आरईआईटी भी आ गया, इनविड भी आ गया। पर जब हम रेंटल इनकम की बात करते हैं तो यहां सिर्फ आरईआईटी वर्ड लिखा है, मतलब नॉट एप्लीकेबल टू इनविट। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अगर रेंटल इनकम कमा रहा है तो उसका रेंटल इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है, उसका रेंटल इनकम एग्जेम्प्ट नहीं माना जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर है। तो आरईआईटी के लिए जो रेंटल इनकम है जो उसको डायरेक्टली ओन्ड प्रॉपर्टीज से मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट हो गया। 194 आई अमेंड किया गया कि टीडीएस जो उनको रेंटल मिल रहा है वो सामने वाली पार्टी इनके ऊपर टीडीएस नहीं काटेगी, नॉट डिडक्टेबल एट सोर्स। 115 UA3 डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम रिसीव्ड बाय यूनिट होल्डर, यूनिट होल्डर को जो इनकम मिली वो टैक्सेबल है प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। Distributed income or part thereof received by unit holder which is in the nature of income by rental and leasing of house property owned directly by such REIT is deemed to be income of unit holder, deemed to be income of unit holder. Distribution of REIT by unit holder of rental income from real estate के ऊपर टैक्स की बात की गई 10% in case of resident and normal rate, जो भी रेट इन फोर्स रहेगा फॉर नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट को जो रेट एप्लीकेबल है वो रेट के ऊपर उसका टैक्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है। चलिए आइए अगला एग्जांपल लिखते हैं। आरईआईटी की इनकम है, इंटरेस्ट 5 लाख, डिविडेंड 20 लाख फ्रॉम 100% एसपीवी, 10 lakhs from 51% SPV, 8 lakh in the form of rental income, 8 lakh in the form of rental income, ठीक है। यहां पे रेंटल लिख देता हूं, अदर 10 लाख, सब मिलाएं तो 53 लाख की इनकम होगी, ठीक है। इंटरेस्ट हमने पढ़ा 1023 FC एग्जेम्प्ट। डिविडेंड जो 20 लाख मिल रहा है होली ओन से है, 1023 FC एग्जेम्प्ट। दूसरा वाला जो डिविडेंड मिला 10 लाख रुपए वो 1034 10 लाख रुपए तक के एग्जेम्प्ट है तो वो भी एग्जेम्प्ट हो गया। रेंटल एग्जेम्प्ट 1023 FCA एग्जेम्प्ट।
अदर्स 10 लाख 42.744% से टैक्स भरना पड़ेगा, 4,27,440। क्लियर? यूनिट होल्डर, आप यूनिट होल्डर को एक स्टेटमेंट दोगे। सपोज करो कि यहां पे जो पैसे पास ऑन हुए हैं वो हैं 5,300 रुपए, 5,300 रुपए। तो इसमें इंटरेस्ट से रिलेटेड सामने वाले को 500 दिए, डिविडेंड से रिलेटेड आपने उसे 3,000 रुपए दिए, दो और ये मिला के, रेंट से रिलेटेड 800 दिए और अदर्स से रिलेटेड 1,000 दिए, 5,300 रुपए हो जा रहे हैं। ठीक है, आपने उसका टीडीएस काटा, आपने उसका टीडीएस काटा इंटरेस्ट के ऊपर। यहां पे दो कॉलम बना देता हूं, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। टीडीएस कटा है एट द रेट ऑफ 10%, रेंट के ऊपर भी टीडीएस कटा है एट द रेट ऑफ 10%, नॉन रेसिडेंट टीडीएस कटा है एट द रेट ऑफ 5% और टीडीएस कटा है एज पर द रेट एप्लीकेबल टू अ नॉन रेसिडेंट। क्लियर है यहां तक? है बाकी की इनकम एग्जेम्प्ट, बाकी की इनकम एग्जेम्प्ट। तो 1,300 रुपए टैक्सेबल है, 4,000 एग्जेम्प्ट है 1023 एफडी के अंदर। ठीक है, 1,300 कौन से हुए? इंटरेस्ट और रेंटल के। समझ गए? लिख के रखिए। इफ above example was INVIT, if the above example was INVIT, तो रेंटल भी टैक्सेबल इनकम होती, रेंटल को भी आप टैक्सेबल इनकम मानते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्लियर है? लिख के रखिए। चलिए, इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये वाला बीच वाला, कैप गेन, कैप गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ऑफ एसेट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। कैप गेन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 एप्लीकेबल हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111 ए एप्लीकेबल होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन अंडर 111 ए एमएमआर एप्लीकेबल हो गया, एमएमआर एप्लीकेबल हो गया। यूनिट होल्डर के लिए तीनों में से कोई भी इनकम हो एग्जेम्प्ट, यूनिट होल्डर के लिए आप कोई भी इनकम बोलो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट, एलटीसीजी, एलटीसीजी 112 लग जाएगा, एसटीसीजी 111 ए, 111 ए 15%, एसटीसीजी अदर्स एमएमआर, एमएमआर यहां पे 20% और समटाइम्स एग्जेम्प्ट, समटाइम्स एग्जेम्प्ट एज द केस में भी। अच्छा नहीं, समटाइम्स एग्जेम्प्ट नहीं बोलना चाहिए फिलहाल यहाँ पे। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रोविजंस ऑफ 112 विल अप्लाई अकॉर्डिंगली। चलिए, एक इलस्ट्रेशन दिया है, देखते हैं। बिजनेस ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेबी गिव्स यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: इंटरेस्ट इनकम ऑफ बीटा 4 करोड़ फ्रॉम बीटा, डिविडेंड फ्रॉम बीटा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम लिस्टेड शेयर्स, फ्रॉम लिस्टेड शेयर्स 111 ए, short term capital gain from sale of development properties MMR, interest received from investments in unlisted debentures of real estate companies, interest from unlisted debentures MMR। ठीक है, इंटरेस्ट आपका एसपीवी से आया हुआ एग्जाम किया है, बाकी के थोड़ी एग्जाम किए। रेंटल इनकम फ्रॉम डायरेक्टली ओन्ड प्रॉपर्टीज 1023 FCA, इंटरेस्ट इनकम 1023 FC, 1023 FC। बीटा इज एन इंडियन कंपनी, बिजनेस ट्रस्ट 100% होल्डिंग आपके पास है। डिस्कस टैक्स कॉन्सिक्वेंस इफ अबव इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस ट्रस्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एंड यूनिट होल्डर्स, अज्यूमिंग दैट बिजनेस ट्रस्ट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 10 करोड़ टू द यूनिट होल्डर्स। ठीक है, यूनिट होल्डर्स पे मैं बाद में आता हूँ। इंटरेस्ट इनकम ऑफ 4 करोड़ 1023 FC के अंदर एग्जेम्प्ट हो गया, डिविडेंड ऑफ 2 करोड़ रुपीज 1023 FC में एग्जेम्प्ट हो गया, टीडीएस भी नहीं काटना है 11507 में। शॉर्ट टर्म कैप गेन 15%, शॉर्ट टर्म कैप गेन 42.744%, 1023 FD में यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट है ये इनकम।
10 लाख अनलिस्टेड डिबेंचर्स 42.744 1023 एफडी में यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट है। रेंटल इनकम 2.5 करोड़ 1023 एफसीए में एग्जेम्प्ट है। यूनिट होल्डर को टैक्सेबल है, यूनिट होल्डर को टैक्सेबल है। आइए यूनिट होल्डर की टैक्सेबिलिटी निकाल लेते हैं। आपकी ओवरऑल इनकम है 4 + 2 + 1.5 + 1 + 10 लैक्स है, -10 + 0.1 + 2.5। आपकी ओवरऑल इनकम आ रही है मुझे 11.11 करोड़, 11.11 करोड़। 10 करोड़ रुपए आपने इसमें से बांट दिए। इंटरेस्ट की बात करूं 10, 4 डिवाइडेड बाय 11.1 मल्टीप्लाइड बाय 10। डिविडेंड की बात करूं, नहीं डिविडेंड नहीं, रेंटल 2.5 डिवाइडेड बाय 11.1 इंटू 10। नहीं ये 3.6 2.25। ये दोनों यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल हो गए। दोनों पे ही टीडीएस भी कटेगा, ठीक है। 4/11.11 पहला वाला केस वही लिखा हमने, 4/11.11 के ऊपर, और इसके ऊपर टीडीएस भी कटेगा। रेंटल इनकम 2.5/11.11 और उसके ऊपर टीडीएस भी कटेगा। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरी तरह से कि आरईआईटी की टैक्सेबिलिटी